हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने कल की वीडियो में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लेसन थर्ड स्टार्ट किया था और इसके जो मेन पॉइंट्स थे, मेन टॉपिक थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। इसमें से कुछ टॉपिक रहते हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने सीखा था कि इलेक्शन की ज़रूरत हमें उन कैंडिडेट्स को चुनने के लिए पड़ती है जिन्होंने हमारे देश के लिए कानून बनाने हैं, देश की गवर्नमेंट चलानी है और देश के जो बड़े बड़े मेजर डिसीजन लेने हैं उनको चुनने के लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे देश का शासन कौन सी पार्टी चलाएगी, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, इसलिए हमारे को इलेक्शन की नीड पड़ती है। उसके बाद हमें कैसे एहसास होता है कि इलेक्शन हमें हमारे देश को डेमोक्रेटिक बनाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए जब हम वोटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रत्येक 18 वर्ष का आदमी अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकता है। हर किसी की वोट की वैल्यू इक्वल रहती है, इसमें अमीरी गरीबी का कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो इलेक्शन जो है किसी भी देश को कैसे डेमोक्रेटिक बनाता है, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर क्या दिया गया है कि इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रल कंपटीशन के मेरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस ही कर लिया था। उसके बाद है हमारा इलेक्शन सिस्टम, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या कर दिया जाता है। एक तो कंट्री को इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि कुछ एरिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है कि यह एरिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा। और एक दिया था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है, उसमें वो SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी जाती है और कुछ सीटें वुमेन के लिए और OBC के लिए भी रिजर्व कर दी जाती हैं। तो यहाँ तक का हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था। अब इसके कुछ पॉइंट्स और रहते हैं जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें है इलेक्शन प्रोसेस। तो आज का जो मेन पॉइंट्स है वो है इलेक्शन प्रोसेस, कि हमारे इंडिया में इलेक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है। सबसे पहले क्या होता है, वोटर्स लिस्ट इज मेड। ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वह इलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। इलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वोटर्स की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। वोटर्स की लिस्ट कैसे तैयार होती है कि जो 18 अबव पीपल हैं उनकी वोट तैयार करना कि भाई वो वोट डालने के लायक हैं, तो उनकी वोट बनवाना। तो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसको उसके नाम को उस वोटर लिस्ट से हटा देना। तो सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, वोटर्स की लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद है इलेक्शन वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड आर इश्यूड। आपने देखा होगा, अपने मम्मी पापा के वोटर कार्ड को देखा होगा। वोट कार्ड जो होता है उसको आइडेंटिटी कार्ड के रूप में दिया जाता है। तो इलेक्शन वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। उसमें जो वोटर्स होते हैं उनकी फ़ोटो भी लगी हुई होती है। उसका इंडिविजुअल जो कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स वोट डालने के लिए, तो उसमें उसका फ़ोटो भी लगा हुआ होता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया को भी उसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है नॉमिनेशन पेपर्स आर फिल्ड बाय कैंडिडेट्स। जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले होते हैं या इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो पूरे फिल करने होते हैं, यानी कि जो नामांकन पत्र है वो भरना पड़ता है।
कि भाई मेरे को भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। उसके बाद आता है इलेक्शन कैंपेन इज कैरिड आउट। इलेक्शन कैंपेन चलाया जाता है। इलेक्शन कैंपेन जैसे कि अब आप देखते हैं यूपी पंजाब के बारे में न्यूज़ आती है कि यूपी पंजाब में अब इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर अलग अलग पार्टीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, अपने कैंपेन स्टार्ट किए हुए हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपने कैंपेन चला रखे हैं, अपने अभियान चला रखे हैं। उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ टू बी फॉलोड। कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ टू बी फॉलोड, तो इसके लिए जो भी कोड दिए जाते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, यानी कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। वोट की काउंटिंग की जाती है। जैसे जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाती है, वोटिंग पूरी करने के बाद जब उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, तो रिजल्ट अनाउंस कैसे किया जाता है, सबसे पहले वोट्स की काउंटिंग की जाती है। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वोट की काउंटिंग पूरी करने के बाद पता लग जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, कौन हारा है, कौन जीता है। तो जो भी इलेक्शन विन करता है उसके बाद ही डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, यानी कि रिजल्ट की डिक्लेरेशन कर दी जाती है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कैंडिडेट जीत चुका है। यानी कि कहने का मतलब जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो उसको जीता हुआ कैंडिडेट माना जाएगा। तो रिजल्ट जो है वो वोटिंग की कैलकुलेशन करने के बाद या काउंटिंग करने के बाद ही दी जाता है रिजल्ट। उसके बाद आता है अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस। अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्शन के लिए अनफेयर मानी जाती हैं, अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसमें क्या चीज़ दी गई है, इसमें दिया गया है इनकल्सन ऑफ फॉल्स नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। जो वोटर्स लिस्ट होती है उसमें कुछ झूठे नाम भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं लेकिन उनका नाम नहीं काटा जाता, तो उनका नाम जब वोटर लिस्ट से नहीं कटा हुआ होता तो उनकी जगह पर किसी दूसरे आदमी से वोट डलवाई जाती हैं। ये इस तरह के अनफेयर मीन्स ही वोट इलेक्शन में किए जाते हैं। तो वोटर लिस्ट में वोटर्स के फॉल्स नेम्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं उनका मिसयूज़ किया जाता है, उनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी। यहाँ पैसे का, जैसे चुनाव के लिए जो पैसा है उसका खर्च करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कर रखा है कि उसके लिए एक लिमिट बना रखी कि इतने पैसे आप इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जितने पैसे की लिमिट गवर्नमेंट ने बना रखी है उससे कई गुना ज़्यादा एक दिन में खर्च कर दिया जाता है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, पैसे का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद दिया है रिगिंग ऑन पोलिंग डे। रिगिंग ऑन पोलिंग डे का मतलब क्या है कि भाई जो पोलिंग डे होता है, जिस दिन वोट डाली जाती हैं, उस दिन क्या होता है, जो वोटिंग की जाती है वो अपने आप को जिताने के लिए उसमें जो पोलिंग की जाती हो गलत तरीके से की जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो वोटर्स हैं, जितनी लिस्ट में नाम दिए गए हैं वोटर्स के, उससे ज़्यादा वोटिंग करवा दी जाती है, यानी कि दूसरे की जगह नकली वोट डलवा दी जाती है। नकली वोट डलवाने का मतलब क्या है कि भाई ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं होता फिर भी उसकी वोट डाल दी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं भी हम इलेक्शन में देखते हैं, अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस देखते हैं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो फेयर रिजल्ट है वो सामने आ सके।
तो इलेक्शन कमीशन पर किसी भी पार्टी का किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता, वह इंडिपेंडेंट रह करके काम करता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी जो है वो अपने दबदबे को बनाए रखेगी, वो इलेक्शन हारेगी ही नहीं। तो उस पर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या होते हैं, तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कंडक्ट इलेक्शंस। सबसे पहले तो उसका काम क्या होगा, जब इलेक्शन कमीशन ही होगा तो उसका काम होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना। उसके बाद है पनिश द कैंडिडेट हु वायलेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है तो जो भी कैंडिडेट उसके नियमों का वायलेट करता है, उसके कानूनों को तोड़ता है, तो उसको पनिश करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। उसके बाद आता है एंश्योर गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट। जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उसको गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। तो एंश्योर गाइडलाइंस टू बी फॉलोड, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इलेक्शन कमीशन जो भी दिशा निर्देश देगा, जो भी गाइडलाइंस देगा, उनको गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद दिया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर अंडर इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी। गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं अपनी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान। आप देखते भी होंगे कि आपके मम्मी पापा जो भी आपके रिश्तेदार गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो आप जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उस टाइम पर सुनते भी होंगे कि उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाती है। तो इलेक्शन ड्यूटी जैसे कोई भी टीचर है या क्लरिकल काम करता है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए काम करता है, तो उसमें आप सुनते होंगे उनसे कि मेरी तो इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं इलेक्शन ड्यूटी को लेकर के। फिर आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन में क्या होता है, उसमें दिया गया है पीपल्स पार्टिसिपेशन रिजर्व बाय वोटर्स टर्न आउट, मेजर्ड बाय वोटर्स टर्न आउट। तो इसमें क्या होता है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन देखा जाता है वोटर्स के टर्न आउट, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु गो टू वोट, कि कितने लोग वोट डाल करके आते हैं। वोटिंग होने के बाद न्यूज़ पर हम कई बार सुनते भी होंगे कि भाई वहाँ पर जैसे अब इलेक्शन होना है यूपी में, पंजाब में, जिस दिन भी इलेक्शन होगा ना, तो उस दिन आप शाम को जब न्यूज़ देखेंगे ना तो वो बताएंगे कि पंजाब में इतने % वोटिंग हुई है, इतनी यूपी में हुई है, परसेंटेज के हिसाब से वो बताते हैं कि इतनी % वोटिंग हुई है। उसके बाद आता है इन इंडिया पुअर वोटर्स वोट मोर देन द रिच। इंडिया में पुअर वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं अमीरों की बजाय, यानी कि अगर अमीर गरीब की कंपैरिजन करते हैं तो गरीब लोग वोट ज़्यादा डालने जाते हैं। कॉमन मैन अटैचेस इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस। जो कॉमन मैन होते हैं वो इलेक्शन की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा जुड़ते हैं। आम आदमी जो है वो इलेक्शन की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा मानता है और वह उसके साथ ही जुड़ा रहता है, यानी कि वोट डालना वो अपना एक कर्तव्य समझता है, अपनी ड्यूटी समझता है। इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स का जो इंटरेस्ट है इलेक्शन में, वह उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, उनकी संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ा देता है। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इसमें क्या दिया गया है देखो, तो इसमें दिया है रूलिंग पार्टीज लॉस इलेक्शंस एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। रूलिंग पार्टी जो है वह इलेक्शन हार जाती है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी हुई होती है वो क्या हो जाती है, इलेक्शन हार जाती है स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। इन इंडिया हाफ ऑफ द सीटिंग MPs एंड MLAs लॉस्ट इलेक्शंस। इंडिया में
एमपी और एमएलए की अगर संख्या देखें तो उसमें से आधे से ज़्यादा आधे इलेक्शन हार जाते हैं। इन इंडिया हाफ ऑफ द सीटिंग एमपीज एंड एमएलएज लॉस इलेक्शंस, तो वो इलेक्शन हार जाते हैं। पीपल यूजिंग मनी मसल पावर ऑफन लूज इलेक्शंस, लोग पैसे का यूज करते हैं या फिर अपनी फिजिकल पावर का यूज करते हैं ऑफन लॉस इलेक्शन, इलेक्शन हारने पर। इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट, इलेक्शन रिजल्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज पीपल्स वर्डिक्ट, जैसा कि लोग वर्डिक्ट करते हैं, जैसे कि लोग पहले से ही बता देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि किसके फेवर में वोट ज़्यादा जाने वाली हैं। उसके बाद आता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या चुनौतियां आती है। यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, के इलेक्शन जीतने के लिए राजनेता पैसे का भी यूज करते हैं, मसल पावर भी यूज करते हैं, यानी कि अपनी फिजिकली पावर भी दिखाते हैं और पैसे की पावर तो दिखाते ही हैं, यानी कि जो कमज़ोर आदमी है उस पर वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से, पैसे के जरिए या फिर अपनी मसल पावर के जरिए। फैमिली डोमिनेंस इन पॉलिटिकल पार्टीज़, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसका डोमिनेंस होता है, फैमिली डोमिनेंस होता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया और राहुल गांधी आए हैं। तो क्या होता है, फैमिली डोमिनेंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। उसके बाद आता है इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, इलेक्शन जो है वो एक छोटी सी चॉइस ऑफर करता है किसके लिए, साधारण नागरिकों के लिए, कि भाई नागरिकों के लिए जो गरीब आदमी है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए ही करता है, क्योंकि जो वोट डालनी होती है वो उसका राइट बनता है। इस तरीके से क्या होता है, उनको एक लिटिल चॉइस मिल जाती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। उसके बाद आता है स्मॉलर पार्टीज सफ़र, जो छोटी पार्टी होती हैं, एक तो बड़ी पार्टी जो कई स्टेट से या ये मान लो कि भाई जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, और एक केवल एरिया वाइज जो पार्टीज़ हैं या क्षेत्रीय दल जिसको बोल देते हैं, तो वो जो छोटी पार्टी होती हैं जिनको अभी इतनी ज़्यादा पहचान नहीं हुई है या पहचान मिली नहीं है देश में, तो उसको हम स्मॉलर पार्टीज़ का रूप देते हैं। और स्मॉलर पार्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा परेशान रहती हैं इलेक्शन में। तो इस तरीके से हमने इस लेसन के मेन पॉइंट्स को पढ़ा है जो आपकी गाइड में दे रखा है। कल से हम लेसन को टेक्स्ट बुक से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आपको इस लेसन के मेन हेडिंग्स या मेन पॉइंट्स के बारे में पता लग गया होगा कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको लेसन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, अपनी गाइड से पढ़ सकते हैं और वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।